हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10th में। हिस्ट्री का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। भाई बहुत अच्छा चैप्टर है। कैसे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कैसे क्या हुआ, फ्रीडम, ये सब सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में ना। एकदम गूज बम्स आने लगते हैं कुछ कुछ जब हम एकदम वो पढ़ते हैं ना, टॉपिक्स पढ़ते हैं, कुछ इवेंट्स पढ़ते हैं। तो वो जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है ना, वो आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं है। और आज भी जब हम उन चीज़ों को देखते हैं कभी मूवीज में या उन इवेंट्स को पढ़ते हैं, तो वी गेट टू नो दैट फीलिंग कि भाई क्या होती थी, कितना दुख होता होगा भाई उस टाइम पे। हम तो चलो फील ही कर सकते, वहां पे तो लोगों ने उस चीज को सहा है ना। तो बहुत बहुत क्या क्या कहते हैं उसको, मशक्कतों के बाद हमारा देश आजाद हुआ। तो सब पढ़ेंगे हमें ना, नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर पढ़ते हैं, ठीक है? ओके चलो। सबसे पहले भाई नेशनलिज्म क्या होता है? व्हाट इज नेशनलिज्म? कहते तो हैं भाई फीलिंग नेशनलिस्ट हो, आप नेशनलिज्म वाली फीलिंग लेके आओ। तो क्या है? तो इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस। फीलिंग ऑफ वननेस मतलब एकता वाली फीलिंग, ठीक है? हम एक हैं, वो वाली फीलिंग। एंड कॉमन कॉन्शियसनेस कि हम एक हैं, हमारी सोच भी एक है ना? दैट एनर्जीज व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी। मतलब यहाँ पे कॉमन वर्ड बहुत आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है? कॉमन वर्ड बहुत आ रहा है कि कॉमन कॉन्शियसनेस है, कॉमन जगह पे लोग रह रहे हैं, लोग एक हैं। वो फीलिंग जब लोगों को एनर्जाइज कर देती, लोगों को जोश से भर देती है। शेयर द सेम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। मतलब ऐसे लोग जो एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड सेम है, कल्चरल बैकग्राउंड सेम है, उनमें एक फीलिंग आती है कि हम एक हैं, हमारी सोच एक है। और वो चीजें उनको एनर्जी से भर देती हैं, वो चीजें उनको जोश से भर देती हैं। पीपल में बी स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। भले वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले, मतलब अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया में भी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। इंडिया में अलग अलग कास्ट भी है ना, इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है? अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग वर्णा वाले। उस टाइम पे अगर हम देखें तो वर्णा सिस्टम भी बहुत चलता था भाई। क्लासेस सिस्टम चलता था कि भाई तुम तो शूद्र हो, ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, ये हो। तो ये चीजें भी कितना कहीं ना कहीं चलते आ रही थी, ठीक है? मेडिवल में तो बहुत था ही, बट हमारा जब मॉडर्न इंडिया वाला टाइम आया तब भी इस चीज इस पर्टिकुलर कास्टिज्म के जो ये क्लासेस वाला जो सिस्टम था, ये इसके हम इफेक्ट्स अभी भी हमें क्या देखने को मिलते थे। तो अगर इंडिया में देखें तो कितना ज्यादा डाइवर्स भाई, क्लासेस बटी हुई हैं और क्या बोलते हैं, लैंग्वेज अलग थी, बट फिर भी जब एक हुए तो उनको भी बोला कि भाई अगर हम जो आप कास्टिज्म के बेसिस पे लोगों को आप जज कर रहे हो, कास्टिज्म के बेसिस पे आप लोगों को अलग थलग मान रहे हो, जब तक आप उनको एक नहीं मानोगे तब तक देश आजाद नहीं हो पाएगा। तो लोगों ने उनको भी शामिल किया। तो ये क्या होती ना, फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है? तो इंडिया के केस में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, बट द लव फॉर द नेशन कीप्स देम टुगेदर। बट जो देश के लिए प्रेम है वो उनको साथ में जोड़े हुए है। तो यही जो फीलिंग है ना वननेस की, एक कॉमन कल्चर है उनका, कॉमन बैकग्राउंड है, कॉमन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब पॉलिटिकली जो उनका बैकग्राउंड है वो कॉमन है, ठीक है, लोगों के लिए। और ये जो फीलिंग है, ये जो प्यार है, मतलब अलग होते हुए भी जो ये प्यार उनको जोड़े हुए है, दैट प्यार, दैट फीलिंग इज नेशनलिज्म, ठीक है? ये एकता वाली फीलिंग, दैट इज नेशनलिज्म, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नेशनलिज्म क्या है, ठीक है? ओके, अब भाई ये देखते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म क्यों हुआ। गांधी जी ने ना एक चीज बोली थी कि इंडिया ये जो गुलाम बना है वो इसलिए बना है क्योंकि उसने कोऑपरेट किया है ब्रिटिशर्स के साथ। मतलब अगर जब ब्रिटिशर्स आए थे
तभी अगर इंडिया उसके साथ कोऑपरेट करना छोड़ देता, नहीं कोऑपरेट करता, तो ब्रिटिशर्स राज नहीं चला पाते, है ना। तो इसलिए फिर इसके ही लिए उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई कैसे, कैसे जो ये देशभक्ति कि हमें भाई अलग होना है, ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकालना है, हमें हमारा देश चाहिए, कैसे ये चीजें आई देखते हैं। तो सबसे पहले यूरोप का हम सिनेरियो देखते हैं। यूरोप में बेटा उस टाइम पे क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर वाली चीजें चल रही थी, ठीक है। तो यूरोप में भी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थे, जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस थे, वो अपना अलग होना चाहते थे, हम अलग बनना चाहते थे। तो वहां पे चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी, ये आवाजें उठ रही थी, ठीक है। और इंडिया जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ठीक है, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, हम जो थे वो कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स यहाँ आते थे, यहाँ बिजनेस करते थे भाई, और यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनी सेट कर ली थी, ठीक है। तो ऐसे ही और भी कॉलोनीज थी, जैसे वियतनाम थी, ठीक है, बहुत सारी कॉलोनीज थी। तो जैसे इन कॉलोनीज में क्या हो रहा था, कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, वो ऐसी कॉलोनीज में एक मूवमेंट चलने लगा। ऐसी कॉलोनीज में ना लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके थे, क्योंकि उन पे अत्याचार हो रहे थे, उनकी राइट्स को छीना जा रहा था, है ना, उनको मतलब बहुत हर तरीके से उन पे ना काइंड ऑफ अत्याचार ही हो रहा था, ठीक है। तो भाई बहुत एंटी हो गए थे वो लोग, बहुत ब्रिटिशर्स एंटी ब्रिटिश हो गए थे, एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट हो गए थे। तो ये चीजें, ये जो फीलिंग है ये आ रही थी इन कॉलोनीज में, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं। एक तो हो गया हमारा यूरोप का फैक्टर कि वहां पे जो अलग अलग देश हैं वो अपना खुद का नेशन बनाना चाहते थे। जो आज हम अलग अलग देश देखते हैं, वैसे वो पहले क्या है, वो अलग अलग नहीं थे, तो वो क्या अलग होना चाहते थे, खुद का एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है। और क्या है, कॉलोनीज जैसे इंडिया, वियतनाम, ऐसी जो कॉलोनीज थी ये बिल्कुल एंटी हो चुकी थी, इनको भी अपना देश आजाद चाहिए था, इनको इन ब्रिटिशर्स से आजादी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे अफेक्ट किया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या जो है इफेक्ट रहा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब बेटा एक चीज मैं हमेशा बताती हूं और एक चीज मैं बता देती हूं फिर से, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई फ्री फोकट में नहीं होती। जब वॉर होता है तो उसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं, खर्चा होता है, फ्री में लड़ाई नहीं होती भाई। बंदूकें चाहिए उनको, ठीक है, बारूद चाहिए उनको, अलग अलग मशीन्स चाहिए, अलग अलग उनको सोल्जर्स चाहिए, उनको केयर करने के लिए अलग बहुत एक्सपेंडिचर उसमें जाता है, ठीक है। तो अब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जिसके कारण डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। मतलब डिफेंस मतलब ये लड़ाई में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे थे, एक्सपेंडिचर कर रहे थे, ठीक है। दिस वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब भाई ये पैसा कैसे आता, तो या तो लोग जो है देश जो है वो वॉर के लिए लोन ले रहे थे, या तो वो अपना टैक्स बढ़ा रहे थे, ठीक है, ओके। Custom duties were raised and income tax was introduced to raise extra revenue, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी, टैक्स बढ़ा दिया गया था, इनकम टैक्स लगाया जाने लगा ताकि पैसा बढ़ सके, ताकि पैसा कमाया जा सके, रेवेन्यू लाई जा सके, ठीक है। प्राइसेस ऑफ आइटम्स इंक्रीज ड्यूरिंग वॉर ईयर्स, बहुत ज्यादा जो है जो आइटम्स थे उनकी प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, क्या बढ़ गई, उनका रेट बढ़ गया, ठीक है। पहले मान लो अगर 2 रुपए किलो चावल मिल रहे थे तो वही 10 रुपए किलो चावल हो गए, तो भाई बहुत बढ़ गया ना। आई एम जस्ट गिविंग यू एन अप्रॉक्सीमेट फिगर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है प्राइसेस बढ़ गए थे। The prices doubled between 1913 and 1918, और 1913 और 1918 के बीच में प्राइस जो है डबल हो गई। और उस टाइम पे प्राइस डबल होना वाज अ वेरी बिग थिंग, है ना, क्योंकि तब भाई उतनी महंगाई अगर देखा जाए तो वहां पे उस टाइम पे जो इनकम थी तो उनके लिए वो महंगाई थी। ऐसे ही आज अगर हमारे किसी चीज के रेट बढ़ जाते तो इतना हम कमाते हैं कि वी कैन अफोर्ड इट, बट फिर भी
अगर आज के उसमें देखें तो आज जब रेट बढ़ते तो हमें लगता कि भाई महंगाई हो गई है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी। 1913 और 1918 के बीच में प्राइसेस जो है एकदम डबल हो गए थे, ठीक है। द कॉमन पीपल वर द वर्स्ट सफरर्स बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज। अब भाई जब महंगाई होती है तो जो कॉमन लोग हैं वो मरते हैं बीच में, है ना, वो चपेट में आ जाते हैं। तो जो कॉमन पीपल थे, जो आम आदमी था, है ना, मैंगो पीपल, भाई जो आम आदमी था वो वर्स्ट सफरर्स थे, सबसे ज्यादा सफर करने लगे वो, है ना। भाई उनके पास उतना पैसा नहीं, अब भाई जीवन चलाना, उन्हें अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदनी, कैसे खरीदें, है ना, तो भाई नहीं कर पा रहे थे वो। फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ रूरल पीपल इन द आर्मी, एक और चीज हो रही थी। अब भाई जब वॉर बढ़ रहा है तो उनको सोल्जर्स भी चाहिए, वॉर हो रहा है तो दे नीड सोल्जर्स। तो अगर किसी को नहीं भी भर्ती होना होता था आर्मी में, तो फोर्सफुली उनको, यंग पीपल्स को फोर्सफुली जो है वो आर्मी में रिक्रूट करते थे। तो लोगों के इस चीज की वजह से लोगों के मन में गुस्सा आ रहा था। क्या आ रहा था? गुस्सा, एंगर आ रहा था बहुत ज्यादा। तो ये भी एक भाई रीजन था, ठीक है, ये इफेक्ट हुआ। क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब भाई बहुत सारे, अब इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, एक साइड हम देख रहे हैं यूरोप में जो है मतलब वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ठीक है, वहां का इफेक्ट हमारी इंडिया में भी दिख रहा है, ठीक है। हमारी इंडिया में क्या हो रहा है, रेट्स एकदम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और तो और क्या हो गया साथ में, इंडिया में क्रॉप्स फेल हो गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, भाई लोग भूखमरी से मरने लगे, ठीक है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड आ गई, और एपिडेमिक आ गया इन्फ्लुएंजा का, ठीक है, बीमारी फैल गई, उसके बाद और ये प्रॉब्लम बढ़ गई, ठीक है। और अगर देखें तो 1921 के सेंसस से देखें तो 12 to 13 पीपल जो है, 12 to 13 मिलियन पीपल इस भूखमरी की वजह से और इस एपिडेमिक की वजह से मारे गए थे। तो दैट इज अ वेरी ह्यूज फिगर, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ इफेक्ट्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था उसकी वजह से भी लोगों के मन में एंगर हो रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट कर रहा था। तो उसकी वजह से जो नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है ये जो है राइज हो रही थी, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर affected people and led to the rise of nationalism feeling among people. Okay? ओके अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है? अब हम कहेंगे मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। अब यहाँ पे ना गांधी जी आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो गांधी जी ने कहा है आई वॉज बोर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। गांधी जी जन्म हुआ गांधी जी का, वो लंदन में उन्होंने अपनी काय की पढ़ाई की, उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए थे प्रैक्टिस करने, ठीक है। अब वहां गए तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, ब्लैक पीपल्स के साथ अत्याचार हो रहा है भाई, कि उनको क्या रेसिस्ट, वहां पे ना रेसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था कि जो ब्लैक पीपल है उनको भाई वहां साथ में बैठ नहीं सकते, वो ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो उनपे मारपीट हो रही है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा क्या क्या कह सकते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इनके लिए आवाज उठानी चाहिए और वहां उन्होंने सत्याग्रह किए और फिर लोगों को फिर कुछ टाइम बाद वहां पे क्या हुआ, आजादी मिल गई, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे हम सत्याग्रह पढ़ने वाले, ठीक है। फिर जब उनको पता चला कि भाई भारत देश में भी हमारी जरूरत है, भारत देश में लोगों को जरूरत है, जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने होमलैंड जाएंगे एंड वहां पे वो जो है फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सत्याग्रह सबसे पहले भाई कहते रहते हैं व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्याग्रह। तो सत्याग्रह है क्या, देखते हैं। तो इट वॉज अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, कि आप स्ट्रगल करो, आप लड़ाई करो बट वायलेंट मत हो,
सच के दम पे लड़ाई करो, दैट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य आ रहा है ना इसमें, सत्य मतलब क्या होता है, सत्य मतलब होता है सच, सत्य मतलब होता है सच, दैट इज ट्रूथ। ओके, तो एक स्ट्रगल जो कि किसके दम पे किया जाता है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस के दम पे किया जाता है, दैट टाइप ऑफ स्ट्रगल इज नोन एज सत्याग्रह। ओके, तो मीनिंग ऑफ महात्मा गांधी सत्याग्रह देखते हैं अब हम। द मेथड ऑफ सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ समवन इज फाइटिंग फॉर अ ट्रू कॉज, क्या था उनका मतलब कि अगर कोई सच के लिए लड़ रहा है, अगर कोई सच्ची चीज के लिए अगर कोई लड़ रहा है, देयर इज नो नीड टू यूज एनी फिजिकल फोर्स टू फाइट द ऑप्रेसर। तो अगर हमें किसी ट्रू कॉज के लिए लड़ना है तो हमें फिजिकल वायलेंस की नीड नहीं है अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, हम नॉन वायलेंटली भी उससे लड़ सकते हैं। ओके, गांधी जी बिलीव दैट अ सत्याग्रह कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस दैट इज विदाउट बीइंग एग्रेसिव और रिवेंजफुल। तो गांधी जी मानते थे कि हम सत्याग्रह से आजादी ले सकते हैं बिना किसी वायलेंस का यूज किए, बिना एग्रेसिव हुए, जो है हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, हम इस बैटल को, इस जंग को हम जीत सकते हैं। ठीक है, अब भाई कैसे स्टार्ट हुआ सत्याग्रह, यहां बेटा स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया इंडिया में, ठीक है। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो साउथ अफ्रीका में थे ये, तो साउथ अफ्रीका में जनवरी 1915 में ये लौट के आए। हिज हीरोइक फाइट फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वाज वेल नोन, ठीक है, बहुत फेमस हो गए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है ना, उसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गए थे। His noble method of mass agitation known as सत्याग्रह has yielded good results। और वो जो सत्याग्रह करते थे, जो उनका तरीका था, उससे जो है ना अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। तो he was being very famous। Then 1917 गांधी traveled to चंपारण in बिहार, ठीक है। अब कहाँ कहाँ घूमे ये, 1917, बेटा ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ना नोट करना, ठीक है। तो 1917 में गांधी जी गए चंपारण, जो कि बिहार में, ठीक है, वहां गए और वहां पे उन्होंने जो पीजेंट्स थे उनको इंस्पायर किया कि उनको जो प्लांटेशन सिस्टम है, प्लांटेशन सिस्टम बेटा ब्रिटिशर्स ने वो किया था कि भाई इंडिगो की खेती करो, है ना, उसमें बहुत रोक टोक लगाई जाती थी कि आप छोड़ के नहीं जा सकते प्लांटेशन में, बिना परमिशन के आप बाहर नहीं निकल सकते। तो जो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने बहुत सारे पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि वो क्या करें, वो स्ट्रगल करें अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट वो आवाज उठाएं, वो स्ट्रगल करें। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। फिर उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट्स के लिए भी एक सत्याग्रह अरेंज किया, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज किया। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। अब भाई क्यों, क्या कर रहे थे ये, तो वहां पे क्रॉप फेलियर हो गया था और ना बीमारी फैल गई थी प्लेग की, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो रेवेन्यू नहीं, मतलब वो अपना कर नहीं दे पा रहे थे। तो उनका ये डिमांड था पीजेंट्स का कि वो जो मांग रहे हैं, जो उनकी मांग है उसको छोड़ दिया जाए, रिलैक्सेशन उनको मिल जाए, ठीक है। तो ही ऑर्गेनाइज्ड एंड सत्याग्रह फॉर देम। ओके, नेक्स्ट, अब भाई आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, ठीक है, यही पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें अच्छा ये तो वापस से पॉइंट आ गया, उसी में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज, अब इन्होंने 3 किए, ठीक है, चंपारण में किया, खेड़ा में किया और अहमदाबाद में किया। 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 3 सत्याग्रह है, ठीक है। चंपारण कहाँ पे है बेटा, बिहार में है, ओके, ये पहला। फिर उन्होंने खेड़ा में किया, खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात में है, ओके। और फिर उन्होंने किया अहमदाबाद में, ओके,
ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। ओके, तो 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और उन्होंने जो मिल वर्कर्स के थे उनके लिए जो है एक सत्याग्रह, उनको इंस्पायर किया और सत्याग्रह वहां पे हुआ। सम अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी, वही मैंने बोला कि क्या सत्याग्रह मूवमेंट जो जब एकदम स्टार्टिंग में उन्होंने किए, जब वो आए थे, जब वो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तब उन्होंने कौन कौन से जो एकदम अर्ली सत्याग्रह किए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पीस एंड मूवमेंट इन चंपारण, ठीक है, इसके लिए उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया था 1917 में। फिर पीस एंड मूवमेंट किया था उन्होंने खेड़ा में, जो कि है गुजरात में, 1917 में। और मिल वर्कर्स के लिए मूवमेंट किया था उन्होंने अहमदाबाद में 1918 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं स्टार लगा देती हूँ, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना है, इसको अच्छे से रिमेंबर रखना है। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे भाई रॉलेट एक्ट के बारे में। 1919 में 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट ला दिया, एकदम शॉर्ट उसमें हम ग्लिम्स में देखेंगे, फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वही सेम चीज है, बताती हूँ। अब भाई रॉलेट एक्ट में क्या प्रोविजन था, तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनको जेल में डाल सकते थे, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना सकते थे बिना ट्रायल के 2 साल तक। मतलब आप उन्हें बिना ट्रायल दिए 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे। तो बहुत अनफेयर था। ठीक है, अब भैया एम क्या था, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो ब्रिटिशर्स थे उनको डर लगने लगा था कि भाई यहाँ के लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया है और अगर यही चलता रहा हमारी जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना, जल्दी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो भाई वो डर गए इससे, तो उन्होंने इसकी वजह से ला दिया रॉलेट एक्ट कि भाई हम रॉलेट एक्ट ला रहे हैं, हमारी तो सरकार चली रही है, कैसे नहीं मानोगे तुम। तो वो इसलिए उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वो जो आवाजें उठ रही थी उनके अगेंस्ट, उनको दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। और क्या था रॉलेट एक्ट, फिर से आपको याद करा रही हूं कि वो उसमें था कि कोई भी अगर आवाज उठाएगा, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर होगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके पास क्या है, उनके पास अधिकार है, उनके पास पावर है कि वो लोगों को अरेस्ट कर सकती हैं और बिना ट्रायल के उनको 2 साल तक जेल में रख सकती हैं। ठीक है, तो ये था भाई रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्यों अनफेयर था, बिल्कुल भाई अनफेयर था। क्यों नहीं था अनफेयर भाई, आप किसी को भी ऐसे उठा के जेल में डाल रहे हो, क्योंकि वो अपने देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो गलत बात है। तो अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस क्यों था, कि जो उनकी लिबर्टीज हैं, जो सिविल मतलब जो उनका अधिकार है, जो इंडियंस, जो सिविल वहां के लोगों का जो अधिकार है, आप उस पे अटैक कर रहे हो भाई, उस पे अटैक कर, डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स पास। मतलब इंडियन मेंबर्स जो थे उन्होंने अपोज किया था कि भाई रॉलेट एक्ट नहीं चाहिए, रॉलेट एक्ट नहीं चाहिए, पर फिर भी रॉलेट एक्ट लाया गया और जो सिविल्स थे वहां के, जो लोगों पे के काइंड ऑफ एक अत्याचार ही था, तो इसलिए इट वाज वेरी अनफेयर। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ देखते हैं। An all India हड़ताल planned by महात्मा गांधी on 6 अप्रैल 1919 against this unjust law। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट जब आया तो लोगों में बहुत गुस्सा आया और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में एक हड़ताल प्लान की। ठीक है, क्या किया, एक हड़ताल प्लान की कि हम हड़ताल करेंगे इस ये जो लॉ, ये जो एक्ट आया है, इसके अगेंस्ट। ठीक है, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई अलग अलग सिटीज में, वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, और क्या हुआ, शॉप्स बंद कर दी गई। जो लोकल लीडर्स थे उनको क्या कर दिया, उनको अमृतसर से उठा लिया गया। ठीक है, उनको अमृतसर से उठा लिया गया था। अटैक्स बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, इन पे अटैक होने लगे। ठीक है, अब हम इसको ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, सेम चीज है, बताती हूं मैं। तो कब रॉलेट एक्ट किसने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919 में पास किया था। द इंडियन मेंबर्स डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट। जो इंडियन मेंबर्स थे उस काउंसिल के, इस काउंसिल के जो इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने
इस एक्ट को सपोर्ट नहीं किया, वो बोले कि भाई इसको पास नहीं होना चाहिए, ये गलत है, बट उनके अपोजिशन के बाद भी ये एक्ट जो है पास किया गया। ठीक है, द एक्ट गेव क्या होता था, इनॉर्मस पावर्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट की हाथ में ज्यादा पावर आ गई थी कि वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको दबा सकते हैं। ठीक है, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मैंने वही बताया कि वो किसी को भी पॉलिटिकल प्रिजनर बना सकते थे बिना ट्रायल के 2 साल तक। On 6th April 1919, गांधी जी लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। और इसके अगेंस्ट उन्होंने 1919 में, मैंने अभी बताया ना कि उन्होंने एक हड़ताल की थी, है ना, तो 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने पूरे नेशन वाइड एक उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम सत्याग्रह करेंगे। ओके, द कॉल ऑफ अ स्ट्राइक ऑन 6th अप्रैल गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स, और बहुत लोगों ने इसका जोरों शोरों से जो है समर्थन किया। लोग बिल्कुल बिल्कुल बाहर निकल के आए इस चीज के लिए। ठीक है, पीपल केम आउट एंड सपोर्ट इन वेरियस सिटीज, अलग अलग सिटीज में एकदम बाहर आए लोग, इसको ज्वाइन किया उन्होंने इस सत्याग्रह को। शॉप्स को बंद किया, वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे, तो ये सब उन्होंने एकदम पार्टिसिपेशन अपना दिखाया। और द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैम्प down on the nationalists. Several local leaders were arrested. Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम भी चुप नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने भी भाई अपनी हरकतें की और बहुत सारे लोकल लीडर्स को जो है अरेस्ट कर लिया गया था और महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया भाई रॉलेट एक्ट तक। आगे के जो टॉपिक्स हम एक एक करके पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, अच्छे से इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने में ना बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, नए इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर इस वीडियो के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो स्कोर प्लस ऐप से आप लेक्चर के नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।